गाजी की नई किस्त के साथ हाजिर हैं। अब्दुल करीम उर्दू बोलता तो साफ सुथरी था, लेकिन उसकी तहरीर बहुत मामूली थी। कर्नल शंकर के मुतालिक उसने जो कुछ भी लिखा था उसका लुब्बे लुबाब ये था कि कर्नल शंकर अगरचे एक सख्त गिर इंसान था और उसे गालियां भी देता था, लेकिन दिल का बहुत नर्म था। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए अब्दुल करीम को CMH में दाखिल किया गया तो कर्नल ना सिर्फ ये कि हर रोज़ उसकी तीमारदारी के लिए आता था, बल्कि उसके लिए फल फ्रूट भी लेकर आता था। अब्दुल करीम की तहरीर में एक बात मुझे चौंका देने वाली ये लगी कि कर्नल शंकर कभी कभी नशे की हालत में भारत और पाकिस्तानी अफवाज को गालियां भी निकालता था और कहता था कि कश्मीर के मामले में भारत की हट दर्मी की वजह से पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। बकौल अब्दुल करीम के भारत ने मशरक़ पाकिस्तान का बांग्लादेश तो बना दिया, लेकिन अब भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बारी है और ये जो आइंदा पाकिस्तान भारत की जंग होगी वो एटमी जंग होगी। एटमी जंग के नतीजे में दोनों मुल्कों में जो तबाही होगी वो पाकिस्तानी मुसलमान तो बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन हिंदू भारतीय हरगिज़ बर्दाश्त न कर पाएगा और जंग के बाद भारतीय हिंदू खुद भारत की इकाई को तोड़कर छोटी छोटी मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम कर लेंगे। इन रियासतों के पास ना इतनी ताकत और ना इतने वसाइल के जंग करने का सोच भी सकें। अब्दुल करीम ने लिखा कि कर्नल शंकर सर पीट कर कहता था कि ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन तबाही व बर्बादी के बाद। काश भारत के टुकड़े जंग से पहले ही हो जाएं और एक बड़ी और भयानक तबाही व बर्बादी से बचा जा सके। कर्नल शंकर के मुताबिक दुनिया भर के मुसलमान ममालिक पाकिस्तान की ढाल बन जाएंगे, जबकि भारत तन्हा रह जाएगा। अब्दुल करीम ने लिखा कि रात के नशे में कर्नल शंकर जो कुछ कहता है उसे अगली सुबह ज़रूर पूछता है कि किसी और ने तो नहीं सुना। मुझसे तसल्ली लेने के बाद वो मुझे 10-15 रुपए देकर कहता है, जान बनाओ, भारतीय मुसलमानों को आइंदा जंग में बहुत बड़ा रोल अदा करना है, उसकी तैयारी करो। कर्नल शंकर के मुतालिक अब्दुल करीम की तहरीर को मैंने कई बार पढ़ा, बहुत सोचा और बिल आखिर ये नतीजा अखज़ किया कि मैं अब्दुल करीम की निगाह में भारतीय हिंदू और कर्नल शंकर का दोस्त हूँ। उसने जो कुछ लिखा है वो दुरुस्त होगा। अगर अब्दुल करीम को मालूम होता कि पाकिस्तानी और मुसलमान हूँ या कर्नल शंकर का दुश्मन और उसका अफसर होता, तो वो पहली सूरत में मुझे खुश और दूसरी सूरत में कर्नल शंकर से बदला लेने और उसे नुकसान पहुँचाने के लिए गलत बयानी कर सकता था। ये तहरीर खुद उसे बेहद नुकसान पहुँचा सकती थी, लिहाजा उसे दुरुस्त समझना चाहिए। कर्नल शंकर खुद मुझे एक शाम बातों बातों में बता चुका था कि 65 की जंग के दौरान उसके जवान रेकी करते हुए हमारी सुपर हेवी गनों रानी और शेरनी की सही निशानदेही कर चुके थे और कर्नल शंकर ने यह इतला ना देकर इन गनों को भारतीय तोपखाने और हवाई बमबारी से बचा दिया था। कर्नल शंकर की गुफ्तगू लाहौर से उसकी दिली वाबस्तगी, उसकी क्लास फेलो से उसकी मोहब्बत में नाकामी और दिल शिकस्ती, अब तक के गैर शादीशुदा होना, इन सब बातों को पसे मंज़र में रख कर अब्दुल करीम की तहरीर को मैंने दुरुस्त समझा। मैंने कर्नल शंकर का जो खाका खींचा वो जंग से नफरत करने, कश्मीर पर भारत की हट धर्मी को गलत समझने और मुसलमानों के लिए दिल में नर्म गोशा रखने वाले एक ऐसे शख्स का था जो बाअमर मजबूरी भारतीय फौज में मुलाजमत कर रहा था और वक्त पड़ने पर भारतीय मुसलमानों को एक इकाई बनकर हिंदुओं के तासुब का मुकाबला करने और मुमकिन पाक भारत जंग में पाकिस्तान की मदद करने का ख्वाहा था। इन पहलुओं को पेश नज़र रखते हुए मैंने कर्नल शंकर के ज़्यादा करीब होकर और उसे मज़ीद कुरेद कर बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात हासिल करने का सोचा। मैंने कर्नल शंकर को अपनी वेटिंग लिस्ट में सर फहरिस्त रख लिया, लेकिन यशवंत का मामला तय हो जाने तक मैं किसी और इशू को न छेड़ने का फैसला कर चुका था। यशवंत के दिए हुए स्वीपर्स के नाम और एड्रेस मैंने उन 2 साथियों को दे दिए जो पहले ही हेडक्वार्टर के स्वीपर्स के पीछे लगे हुए थे। अब उन्हें इन 3 स्वीपर्स को हैंडल करना था। शमी की माँ की दी हुई मोहलत में अभी कुछ वक्त बाकी था और मैं इस मोहलत में इजाफा भी करवा सकता था। यशवंत को सेफ की चाबियां हासिल करने और मतलूबा फाइलें निकालने में जो दुश्वारियां पेश आ सकती थीं वो भी मेरे सामने पेश नज़र थीं।
लेकिन मेरा और मेरे साथियों का ये हाल था कि सुबह से शाम तक, यशवंत के दफ्तर से वापस लौटने तक हम उसकी कामयाबी की आस लगाए बैठते थे। और शाम को जब यशवंत खामोशी से सर झुकाए घर की जानिब बढ़ जाता तो हम सब भी मायूस हो जाते। ये दरअसल तारापुर के एटमी बिजली घर के मुतालिक मालूमात की अहमियत और वन टाइम मिशन होने की वजह से था। बाज़ औक़ात मुझे ख्याल आता कि यशवंत अपनी मुहिम के ख़तरात के पेश नज़र इस काम से दस्तबरदार ही ना हो जाए। ऐसी सूरत में उससे ये काम करवाने के लिए हमारे पास उसकी जरी के साथ काबिल एतराज़ हालत में फ़ोटो और हेड क्वार्टर्स की डाक की वापसी के वक्त क्लासिफाइड एंड कॉन्फिडेंशियल फाइल की कवर की फ़ोटो बहुत काफ़ी थी। लेकिन मैं ये चाहता था कि यशवंत अपनी देरीना ख्वाहिश और तलब के तहत ये काम करे। जब शमी की माँ की दी गई मोहलत ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया तो यशवंत ने दफ्तरी डाक के हमरा एक ख़त दिया, जिसे मेरे साथियों ने मुझे फौरी पहुँचाया। ख़त में यशवंत ने गोलचा सिनेमा के रेस्टोरेंट में आज ही मिलने का लिखा था। वक्त भी खुद ही तय किया हुआ था। मुकर्ररा वक्त पर मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा तो यशवंत की हालत नागुफ्ता थी। उसका चेहरा उसकी मायूसी और नाकामी के असरात से बिल्कुल बुझ सा गया था। उसने बताया कि जनरल कई रोज़ से दफ्तर नहीं आ रहा और उसने एक हफ्ते की छुट्टी ले रखी है, जिसमें से 4 दिन गुजर चुके हैं और छुट्टी से पहले के 2 दिनों में ना तो जनरल ने उसे तलब किया और ना ही इसे मौका मिल सका कि वह जनरल के कमरे में दाखिल हो सके। वो जब भी जनरल के कमरे की तरफ गया वहाँ मीटिंग ही हो रही थी। यशवंत अपनी नाकामी से हद दर्जा मायूस था। कहने लगा कि अब शमी का हुसूल नामुमकिन हो गया है। मैंने उसकी ढारस बंधाई और कहा कि जनरल की छुट्टी ख़त्म हो जाएगी तो फिर मौका मिल जाएगा। यशवंत कहने लगा, मौका तो यकीनन मिल जाएगा लेकिन बेफ़ायदा होगा। शमी की माँ की दी गई मोहलत तो कल ख़त्म हो रही है। ये ऐसा वक्त था मुझे यशवंत को अपनी हिम्मत तकरीबन हार चुका था, फिर से ताज़ा करना था। मैंने यशवंत से कहा कि वो दिल छोटा ना करे, शमी यकीनन उसे ही मिलेगी। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। मैंने यशवंत को 1000 रुपये देते हुए कहा कि वो घर जाकर ताज़ा दम हो और ठीक 9 बजे शमी के बाला खाने पर मैं उसे मिलूँगा और शमी की माँ को मज़ीद मोहलत देने पर रजामंद करने की कोशिश करूँगा। यशवंत और मैंने रेस्टोरेंट से तकरीबन इकट्ठे बाहर निकले और अपने घर की तरफ चला और मैं टैक्सी लेकर शमी के बाला खाने पर पहुंच गया। दरअसल महफिल जमने से पहले ही शमी की माँ को ब्रीफ भी तो करना था। महफिल सजाने के सामान हो रहे थे। मैंने शमी की माँ से अलहदगी में बात की कि आज यशवंत और मैं रात के 9 बजे इकट्ठे तुम्हारे यहाँ आएंगे। यशवंत के मज़ीद मोहलत मांगने पर पहले तो तुम इनकार कर देना और मेरे बहुत इसरार और यशवंत के लिए मेरे 5000 पेशगी देने पर उसे मज़ीद 10 योम की मोहलत देना। ये बातें समझाकर मैं वापस अपने होटल आ गया और 9 बजे तक तैयार होकर और पैसे लेकर फिर चावड़ी बाज़ार में शमी के बाला खाने की करीब पहुंच गया। यशवंत वहां पान की दुकान पर खड़ा था और कहने लगा, मैं तो 8:30 बजे ही यहाँ पहुंच गया था। पान की दुकान पर ही दुकानदार से गिलास और सोडा लेकर अपना मूड बना रहा हूँ। हम दोनों शमी के बाला खाने में इकट्ठे दाखिल हुए। महफिल शुरू हो चुकी थी। मैंने शमी की माँ को इशारे से पिछले कमरे में आने का कहा। वो कमरे में गई और साथ ही हम भी कमरे में चले गए। मैंने यशवंत से कहा कि जो कुछ कहना है जल्दी जल्दी कह डालो। यशवंत ने मज़ीद मोहलत मांगी तो शमी की माँ ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, साहिबो, हम तो खुली किताब हैं। इस बाजार में हर तरफ शमी शमी हो रहा है, एक से बढ़कर एक बोली लगाने को तैयार है और उधर आप हैं कि दूसरी बार मोहलत मांग रहे हैं। शमी को हासिल करना तो एक तरफ रहा, उसके ख्वाब देखने के लिए भी जेब भरी होनी चाहिए। ये तो महज यशवंत बाबू के पुराने गाहिक होने की वजह से इन्हें बता दिया, वरना इन्हें तो दूसरों की तरह शादी का कार्ड मिलता। अब मैं बहुत जल्द शमी की यह रस्म अदा कर दूंगी। गाहक तो पहले ही मेरे इशारे के मुंतजिर हैं। यशवंत ने कई बार गिड़गिड़ाकर मज़ीद मोहलत मांगी लेकिन वो पुरानी घाक टस से मस ना हुई।
जब ये मैंने महसूस किया कि यशवंत बिल्कुल ही मायूस हो चला है तो शमी की माँ से कहा, आप ये न समझें कि यशवंत बाबू के पास पैसे नहीं, उन्होंने रुपए कहीं लगा रखे हैं जिनकी वसूली में देर हो गई है। अब वो महज चंद रोज की बात है, आप अपनी रस्म की तैयारी करें। ये कहते हुए मैंने 5,000 रुपये शमी की माँ को दिए। ये 5,000 पेशगी हैं। आप आज से 10वें रोज रस्म की अदायगी रखें, इससे पहले ही हम आपको बकिया रकम दे देंगे। बुढ़िया ने 5,000 तो फौरन दबोच लिए और बोली, बकिया 30,000 तो शमी के हुए और रस्म की अदायगी यूं ही नहीं होती। इस बाजार के बाला खाने वालों की दावत होती है। हम अपने सब गाहकों को भी दावत देते हैं। रात गए तक बाजार की सब लड़कियां मुजरा करती हैं। शमी के लिए जोड़ा भी सिलवाना है और यशवंत बाबू को शमी की मुंह दिखाई के लिए 12 तोले का सेट भी देना है। अगर ये सब अखराजात यशवंत बाबू को देने हैं। मेरे पूछने पर शमी की माँ ने बताया कि कल 10,000 रुपये मजीद खर्च होंगे। मैंने कहा कि वो भी 30,000 के हमरा आपको मिल जाएंगे, आप तैयारी करें। सब बातें तय करके हम कमरे से बाहर हॉल में आ गए। महफिल अभी पूरी तरह जमी न थी। यशवंत खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शमी की माँ ने मुझे बैठने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया, लेकिन मैंने ज़रूरी काम का उज़र करके माजरत कर ली। जबकि यशवंत खुद को अभी से आधा दुल्हा समझते हुए बड़ी शान से महफिल में बैठ गया। उसकी जेब में मेरे दिए हुए 1,000 रुपये कब ला रहे थे। मैंने यशवंत से चलते चलते कहा कि कल शाम 7 बजे मुझे गोलचा के रेस्टोरेंट में मिले। अगले रोज़ शाम को यशवंत गोलचा सिनेमा के करीब ही मुझे नज़र आया। मैंने उसे रेस्टोरेंट जाने का इशारा किया। चंद मिनटों के वक्फे के बाद मैं भी रेस्टोरेंट में उसकी टेबल पर जा बैठा। मेरे 2 साथी हस्बे मामूल हमारी निगरानी कर रहे थे। यशवंत ने मेरे बोलने से पहले ही मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि गुज़िश्ता रात मैंने उसके ख्वाबों को बिखरने से बचा लिया। जब वो चुप हुआ तो मैंने कहा, यशवंत बाबू, मेरे बस में जो कुछ था मैंने कर दिया। अब आगे आपकी हिम्मत है। 5,000 में शमी की माँ को दे चुका हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपको बहर सूरत वो फाइलें लानी होंगी। शमी की माँ ने 10,000 मजीद रस्म की अदायगी के लिए मांग लिए हैं। मैं वो भी अदा कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मजीद काम करना होगा। जनरल की सेफ में ये 2 फाइलें ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी अहम फाइलें होंगी जो तुम मुझे लाकर दोगे। जनरल की ऑफिशियल डायरी भी इसी सेफ में होगी। आप तारापुर की 2 फाइलों के साथ दूसरी अहम फाइलें भी मुझे लाकर दें, क्योंकि फाइलों में महफूज कागजात आप ही टाइप करते हैं। इस जनरल से पहले यहाँ जो जनरल तैनात थे उनकी ऑफिशियल डायरियाँ भी उसी सेफ में होंगी, क्योंकि ऐसी डायरियाँ तबादले के वक्त जनरल अपने साथ नहीं ले जाते, बल्कि आने वाले जनरल की गाइडेंस के लिए इन डायरियों को वहीं छोड़ दिया जाता है। आप मौजूदा जनरल और उससे पहले तैनात 3 जनरलों की डायरियाँ फाइलों के हमराह ज़रूर लाएं। यशवंत मेरी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। मैंने सिलसिला जारी रखते हुए कहा, यशवंत बाबू, आपने जिस दश्त में कदम रखा है वहाँ हर लम्हे आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। शमी को महज अपना बनाकर रखने के लिए आपको हर माह एक माकूल रकम उसे देनी होगी। आपको शमी की फरमाइशें भी पूरी करने के लिए खासे रुपयों की ज़रूरत होगी। आपकी इस मद में माली ज़रूरियात मैं पूरी करूँगा और आपको हमारी ज़रूरियात पूरी करनी होंगी। अगर आपका ताआवुन मुझे मिलता रहा तो आपको माली तौर पर परेशानी हरगिज़ ना होगी। मेरी सारी बातों के दौरान यशवंत मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। मैं खामोश हुआ तो चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर निहायत संभल कर बोला, साहब, मुझे आपके नाम का भी इल्म नहीं, ना आपने बताया और ना ही मैंने पूछने की हिम्मत की। लेकिन शमी के बाला खाने पर आपसे इत्तेफाकन पहली मुलाकात से अब तक जो हालात गुजरे हैं उनसे मुझे यकीन हो चुका है कि आप किस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। आपके साथ ताउन करते हुए
मैं खुद गले तक धंस चुका हूँ। मेरी वापसी की कोई सूरत नहीं और आपके साथ ताउन में ही मेरी बका है। मेरे खिलाफ आपके पास इतने सबूत हैं कि आप मुझे जिंदा दरगोर कर सकते हैं और फांसी पर चढ़वा सकते हैं। इसके अलावा मेरे आदमी तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। मैंने उसकी बात काटी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं आपसे भरपूर ताउन करने को तैयार हूँ। मेरी औलाद मेरी दुश्मन है और उन्होंने घर में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि मुझे घर से ही नफरत हो गई है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि किसी ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ मुझे कोई ना जाने। मेरी सारी ज़िंदगी दफ्तरी काम में ही गुजरी है। जमा पूंजी कुछ भी नहीं। जिस औलाद के ऊपर अपनी हैसियत से बढ़कर इसलिए खर्च किया कि वो बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेंगे, वही मुझे घर से निकालने की तदबीरें कर रहे हैं। पहले मेरा कमरा घर में सबसे खुला और हवादार होता था, लेकिन अब एक कोने की कोठरी में ही मुझे ओढ़ना बिछोना है। मुझे बताए बगैर मेरा ज़ाती सामान और एक खाट इस कोठरी में डाल दी गई। जवान बेटे और बेटियां होने के बावजूद अगर मुझे कुछ देर हो जाए तो मुझे खुद ही बर्तनों से ठंडा खाना खाकर अपना गुजर बसर करना होता है। मेरे मिलने वालों और दोस्तों को घर आने की इजाज़त नहीं। अपने घर में ही एक अजनबी बनकर रह गया हूँ। इन हालात से घबराकर मैंने पहले शराब और फिर शमी के बाला खाने पर अपने गम बहलाने चाहे। आर्जी या मसनूई सही, लेकिन मुझे शराब और शमी ने सुकून दिया। लेकिन इस सुकून के हुसूल में रुपए की ज़रूरत है जो आप पूरी कर रहे हैं। आपने मेरे ताउन की बड़ी माकूल कीमत अदा की है और शमी के मामले में जिस तरह से मेरी मदद की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं आपको एक बात बताता चलूं। जनरल के सेफ के अंदर एक ऐसा खाना बना हुआ है जो एक अलहदा चाबी से खुलता है। एक रोज़ मैंने जनरल को इस खाने में एक नक्शा जिस पर मुख्तलिफ रंगों से निशान और लकीरें बनी हुई थीं और चंद कागजात रखते हुए देख लिया। जनरल उसी वक्त मीटिंग से फारिग हुआ। जब मुझे टाइपिंग के लिए बुलाया गया, मैंने जो कुछ टाइप किया उसकी कापियां बनाकर प्रधानमंत्री नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स में भेज दी गईं। टाइप शुदा असल कागज़ जनरल ने नक्शे के साथ ही रखवा दिए थे। टाइप करने की वजह से मुझे मालूम हो गया कि ये पाकिस्तान पर हमला करने का मुफस्सिल प्लान था। वो नक्शा और कागजात अब भी सेफ में महफूज हैं और मैं कोशिश करूँगा कि वो भी मैं आपको ला कर दूँ और मुझे यकीन है कि आप मुझे इस काम का बहुत अच्छा मुआवजा देंगे। यशवंत ने आज पहली बार पाकिस्तान से मेरी वाबस्तगी का जिक्र किया था और मैं हैरान था कि आज से पहले उसने ऐसा क्यों नहीं कहा। हालांकि बेतकल्लुफ़ी के ऐसे कई मौक़े आए जब वो ये बात कर सकता था। शायद मेरी धमकियों और मुसल्लह साथियों की गोलियों के खौफ से उसे बोलने की जुर्रत ना होती थी। आज आखिर वो दिल की बात ज़बान पर ले ही आया। मैंने उसे कहा, यशवंत, यही बेहतर है कि जैसे सब कुछ जानते हुए भी हम दोनों ने इस मसले पर कभी कोई बात नहीं की, आइंदा भी ना करें। तुम्हें सिर्फ इतना यकीन दिलाता चलूँ कि माली ताउन के अलावा तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ज़िम्मा भी लेता हूँ। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो तुम्हें बचाने के लिए बेशक हमें दर्जनों लोगों की ज़िंदगी लेनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। जंगी नक्शे और मुतल्लिका कागजात का तुम्हें बहुत ही माकूल मुआवजा देंगे, बशर्ते ये कि हमारे लिए कार आमद हो। थोड़ी देर मज़ीद गुफ्तगू करने के बाद मैं रेस्टोरेंट से चला आया। अब तक सब काम हस्बे मंशा हो रहा था। अब सिर्फ यशवंत की तरफ से कामयाबी की खबर का इंतज़ार था और मेरा एक एक लम्हा यही खबर सुनने के इंतज़ार में बेचैनी से गुजर रहा था। इस मुलाकात के बाद यशवंत ने मेरे साथियों को मुकर्ररा दिनों में 2 बार डाक के पैकेट दिए, जिनकी हमने हस्बे मामूल कापियाँ और फ़ोटो बना लिए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हफ्ते का दिन था। सर्दी खासी बढ़ चुकी थी और मैं अपने कमरे में सोफ़े पर नीम दराज अखबार पढ़ रहा था। दोपहर 4 बजे के करीब फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से मेरा एक साथी बोल रहा था। खुशी से उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। उसने कहा, साहब, डाक मिल गई है और काम हो गया है। उसकी आवाज़ से ही मुझे महसूस हो रहा था कि यशवंत ने मौर का सर कर लिया है।
मैंने अपने साथी से कहा कि वो फ़ौरन घर चला जाए, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। खुशी के मारे मेरा भी बुरा हाल था। मैंने जल्द जल्द कपड़े तब्दील किए और टैक्सी लेकर साथियों के घर की तरफ रवाना हुआ। सारे रास्ते में यही सोचता रहा कि खुदाए जुल जलाल वल इकराम के करम से हमारे रास्ते खुद ब खुद खुलते जा रहे हैं और मुश्किल से मुश्किल काम अल्लाह पाक ने हमारे लिए आसान कर दिया है। और इतनी बड़ी कामयाबी मिलने की वजह महज इज़्ज़ात करीम का रहम व फजल था। साथियों के घर पहुंचा तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करके थैला मेरे सामने उलट दिया। मेरे सामने फर्श पर तारापुर के एटमी बिजली घर और टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुतालिका 2 फाइलें, 4 अदद डायरियां जिनके कवर पर सुर्ख पट्टी और 4 सितारे बने हुए थे और एक अलहदा पैकेट में से निकाले हुए कागजात और नक्शा और मामूल की डाक के पैकेट पड़े हुए थे। इंतहाई अहम मालूमात का ख़जाना मेरे कदमों में पड़ा था। ये सब रब्बुल इज़्ज़त का करम था कि इतने कलील वक्त में इतनी कम मेहनत और जद्दोजहद के एवज़ बग़ैर कोई जानी नुकसान उठाए हमें इतनी बड़ी कामयाबी नसीब हुई। हम पांचों साथियों में से कोई भी पेशावर जासूस या इस काम का साबिक़ा तजर्बा रखने वाला ना था और हम दुश्मन मुल्क के दफ़ाई मरकज़ में सिक्योरिटी के मजबूत और मरबूत निज़ाम को तोड़कर ना सिर्फ इंतहाई अहम राज बल्कि दुश्मन का जंगी प्लान भी हासिल करने में कामयाब हो चुके थे। हमने सबसे पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्राने के नफल अदा किए और फिर इस ख़जाने की तफसील जान पड़ताल शुरू कर दी। तारापुर के एटमी प्लांट की फाइलों में तारीख़वार इनरिच्ड यूरेनियम के प्लांट से टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट को जाने वाले रेडियो एक्टिविटी से महफूज ट्रकों की रवानगी, मंजिल पर पहुंचने की तफसीलात और दौरान सफ़र सिक्योरिटी के इंतज़ामात की तफसील दर्ज थी। दौरान सफ़र एक बार एक ट्रक को बारिश की वजह से फिसलने और उलट जाने और इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड कमांडो के हलाक होने और 3 ज़ख्मी होने वाले गार्ड के रेडियो एक्टिव एक्टिविटी से मुतासिर होने के अलावा तारापुर प्लांट के चीफ इंजीनियर और टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट के सेफ्टी इंचार्ज की आइंदा के लिए एहतियाती तदाबीर पर मबनी ख़त व किताबत भी मौजूद थी। हर ट्रक में लादे जाने वाले अफजुदा यूरेनियम की सलाखों की तादाद, वज़न और वसूली की रसीदें भी मौजूद थीं। टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ के लिखे हुए वो खतूत भी थे जिसमें कामयाब ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी इंतज़ामात करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया गया था। अपने तजर्बात की कामयाबी और अनकरीब भारतीय अफवाज को एक तोहफ़ा देने का मुजदा भी सुनाया गया था। मैं समझता हूँ कि इन फाइलों में दर्ज झेल मालूमात के पाकिस्तान पहुँचने पर पाकिस्तानी साइंसदान भारत की एटमी रिसर्च में उनकी कामयाबी की हुदूद मुतय्यन करने में कामयाब हो सकते हैं। पाकिस्तान वापसी पर मुझे अपने ज़राए से मालूम हुआ कि राजस्थान में भारतीय एटमी धमाके का पाकिस्तान की टॉप ब्रास को 8 माह कबल ही इल्म हो चुका था। राजस्थान में भारतीय अफवाज की नकलो हरकत खासे बड़े इलाके को रिस्ट्रिक्टेड जोन बनाने, आबादी के इनखला और सुरंगों की खुदाई के अलावा हमारी भेजी गई फाइलों में दर्ज टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेजे गए अफजुदा यूरेनियम के वज़न से हमारे साइंसदानों ने मुतवक्का भारतीय एटमी धमाके के हुजूम और ताकत का सही अंदाज़ा लगा लिया था और एक मुफस्सिल रिपोर्ट पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भेज दी गई थी। हुकूमत पाकिस्तान ने UNO, अमरीकी सदर और मुस्लिम ममालिक के सरबराहों को भी इस रिपोर्ट की कापियाँ भेजी थीं। पाकिस्तानी प्रेस में भी भारतीय मुतवक्का एटमी धमाके के इस अंदाज में कॉलम और ख़बरें शाया हुई थीं कि पाकिस्तानी कौम के दिलों में अचानक भारतीय धमाके की दहशत पैदा ना हो पाए। इस तरह भारत का अचानक धमाका करके पाकिस्तानी कौम में खौफ और दहशत पैदा करने का प्लान बिल्कुल नाकाम हो गया और इस प्लान की नाकामी हमारी भेजी हुई मालूमात का भी खासा अमल दखल था।
जनरलों की 4 टॉप सीक्रेट डायरियां में बार बार देखता रहा। इन डायरियों में सकूत ढाका के बाद भारतीय अफवाज की नकलो हरकत से मुताल्लिका अहकामात के अलावा 6 नए डिवीजन्स, 5 इन्फेंट्री और 1 आर्म्ड के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात थीं, जिसके मुताबिक इन्फेंट्री डिवीजन्स में हर 1/4 पुराने डिवीजन्स की नफरी शामिल करने और इतनी ही तादाद में नए डिवीजन्स की नफरी पुराने डिवीजन्स में खपाने के अहकामात थे। इसके अलावा एक नया माउंटेन डिवीजन रेज करने के अहकामात भी थे, जिसे जदीद रूसी असलाह और हल्की तोपों से मुसल्लह करना था। ये डिवीज़न यकीनन कश्मीरी अवाम की सरकोबी के लिए तैयार किया जा रहा था, जो